देखो आज टॉपिक है इंडक्टेंस, है ना। इंडक्टेंस ऑफ लूप लिखा भी है सामने जैसे। तो इंडक्टेंस ऑफ लूप जो है ना, वो अगर हम कंपेयर करना चाहें इसको मैकेनिक्स के थ्रू, तो इंडक्टेंस ऑफ लूप को हम लोग ये भी कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल इनर्शिया टाइप की चीज है। इसको ना इलेक्ट्रिकल इनर्शिया वर्ड भी नाम दिया गया है इंडक्टेंस को। और इनर्शिया मैकेनिक्स में अगर आप रिकॉल करो कि मैकेनिक्स में न्यूटन लॉ वाले टॉपिक पे इनर्शिया ऑफ बॉडी को जब हम बोलते थे कि इनर्शिया ऑफ बॉडी क्या होती है, तो ये कहा जाता था कि जितने भी मासेस होते हैं, अब जो भी बॉडी जिसके अंदर मास होता है वो अपने अंदर चेंज ऑफ स्टेट को हमेशा अपोज कर रहा होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई मास रेस्ट पे है तो वो ये प्रेफर करता है कि रेस्ट पे रहे। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है तो ये कहा जाता है कि वो उसी वेलोसिटी में कंटिन्यू करने की टेंडेंसी रखते हैं। अगर जिस मोमेंटम को कैरी करता है कोई मास, उस मोमेंटम को वो चेंज होने से अपोज करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिक्स में कि ये बॉडी का इनर्शिया है। उसी के एग्जैक्टली एनालॉग टॉपिक पर और सिमिलर बेस पर हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर, इंडक्टेंस ऑफ लूप। अभी और उसके बाद आगे चल करके कॉइल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लूप एंड कॉइल्स। तो ऑफिशियली स्टार्ट करने के लिए आप ये कह सकते हो कि जो इंडक्टेंस है, अगर उसको हम डिफाइन करना चाहें कि इंडक्टेंस क्या होता है, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि इंडक्टेंस ऑफ अ लूप इज, नेचर ऑफ लूप कह सकते हो, ये उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इट इज द नेचर ऑफ लूप बाय विच by which the loop resists any change of magnetic flux. The loop resists any change of magnetic flux through it. तो क्योंकि नेचर है ना, मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो, किसी लूप की कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर किसी भी लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो लूप उस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से फाइट करता है। आई मीन वो ये नहीं चाहता कि फ्लक्स चेंज कर पाए, अपोज करना चाहेगा उस चेंज ऑफ फ्लक्स को, और उसी बिहेवियर को, उस प्रॉपर्टी को ऑफिशियली एक नाम दे देते हैं कि इंडक्टेंस ऑफ द लूप उसको कह सकते हो। दो तरीके के इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कैटेगरीज में आएगा ये। और ये जो नाम दिया गया है ना, सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये नाम दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ दैट मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका सोर्स कौन है, उसके हिसाब से हम दो तरीके से इंडक्टेंस को डिफाइन करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस नाम में ही देख रहे हो तो आप, सेल्फ वर्ड है इसके अंदर, तो उससे समझ में आएगा सेल्फ इंडक्टेंस मतलब। और म्यूचुअल इंडक्टेंस तो नाम से ही क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रेजिस्ट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स तब होगा जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, और मैग्नेटिक फील्ड तब होगी जब वहां पर कोई करंट कैरिंग वायर होगी। तो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर बेसिकली क्या कहा जाएगा कि फ्लक्स क्रिएटेड बाय ओन करंट होगा। फ्लक्स इज क्रिएटेड बाय सेल्फ करंट, अपनी ही करंट की वजह से, खुद खुद के करंट की मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को अपोज करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी है सेल्फ इंडक्टेंस। और वहीं पर अगर एक दूसरा टॉपिक लो आप, जिसको कह सकते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल वर्ड अपने आप में बताता है कि किसी और की वजह से होगा। दैट मीन्स फ्लक्स क्रिएटेड बाय सम अदर करंट, करंट इन सम अदर लूप, क्रिएटेड बाय करंट इन द अदर वायर और अदर लूप। ठीक है, सो पहले सेल्फ वाला पढ़ोगे, उसके बाद म्यूचुअल वाला पढ़ेंगे। पहले सेल्फ इंडक्टेंस एंड देन म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये फेराडेज लॉ से ही मतलब है एक्चुअली, ये कोई इंडिपेंडेंट थ्योरी नहीं है। ये जो फेराडेज लॉ पढ़ते आ रहे हैं ना, वही वही लॉ है, उसी को कंटिन्यू करोगे आप। फेराडेज लॉ को ही कंटिन्यू करेंगे, कुछ अलग से नहीं इसमें। सेल्फ इंडक्टेंस का टॉपिक ये कहता है आपसे कि मान लें हमारे पास कोई एक क्लोज सर्किट है ना, हमारे पास कोई एक सर्किट है, रेजिस्टेंस का सर्किट आर मान लें,
अब ये आर रेजिस्टेंस का मतलब ये कोई एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, बल्ब हो सकता है, फैन, लैपटॉप, कुछ भी। तो कोई एक रेजिस्टेंस आर है और स्विच ऑफ है। नॉर्मल नॉर्मल सर्किट की बात करें जो हमारे घरों में होते हैं ना, नॉर्मली जब आप स्विच ऑन करते हो, तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी बैटरी वी से अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड है और यहाँ पर स्विच पहले से ऑफ है, पहले ये स्विच ऑफ है और उसके बाद हम गए और हमारे को कुछ काम आया, ठीक है, हमें फैन ऑन करना है तो हम लोग गए और स्विच ऑन कर दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जब ये स्विच आप ऑफ से ऑन में कन्वर्ट करोगे, इसको स्विच ऑफ से स्विच ऑन की तरफ लेके जाओगे, बंद है स्विच और उसको ऑन करोगे, तो स्विच को ऑफ से ऑन मोड में ले जाने का मतलब ये होता है, स्विच को ऑफ मोड से ऑन मोड में ले जाने का मतलब ये होगा कि जीरो करंट से आप नॉन जीरो करंट की तरफ जाओगे, फ्रॉम जीरो करंट टू नॉन जीरो करंट। और जब हम जीरो करंट से नॉन जीरो करंट की तरफ जा रहे हैं, तो बायर्ड सेवर्ट लॉ के हिसाब से जब यहाँ पर जीरो करंट रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो रहा होगा बायर्ड सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। और जब हम इसको ऑन करेंगे यानी कुछ करंट फ्लो कराएंगे तो नेचुरली वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी, बी विल बी नॉन जीरो। तो एक तरीके से हमने चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। स्विच ऑन करने का मतलब हुआ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड को आप जीरो से नॉन जीरो कर रहे हो, विच इज अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये अभी जो रिसेंट टॉपिक हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में भी, कि कभी भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो वहां पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखिएगा, स्विच अगर हम ऑफ से ऑन कर रहे हैं या फिर ऑन से ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑन ऑफ करने का मतलब हमारे लिए तो वैसे ही एक खेल है, मतलब हम लोग के लिए फन है स्विच ऑन ऑफ करना, ठीक है। बट उसको अगर आप साइंस में देखोगे ना, फिजिक्स में देखोगे, तो स्विच ऑफ से ऑन करना मतलब करंट को चेंज करना, और करंट को चेंज करने का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का मतलब हो गया वहां पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करवाना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लासेस में न्यूमेरिकल्स किए थे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से सॉल्व की जाती थी अलग अलग टाइप के सिचुएशंस में। तो ये कुल मिलाकर के हमारा सिचुएशन है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, इनडायरेक्टली हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर इंड्यूस कराई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराई है इनडायरेक्टली। और वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ये करंट की ग्रोथ को डिले करेगा। दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करता है, ये डिले कर देता है, डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट। और यही पूरा टॉपिक आज के लेक्चर का रहेगा आपका, इट डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट। कहने का मतलब ये है, अगर हम नॉर्मली ये कहें अगर हम नॉर्मली ये कहें कि हमारे पास ये 20 वोल्ट की बैटरी है नॉर्मली, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोग मान लें 4 ओम का है, 4 ओम रेजिस्टेंस है, तो हमारा एक नॉर्मल ओम्स लॉ फॉलो करोगे, ओम्स लॉ नॉर्मल फॉलो करें कि स्विच ऑन करने के बाद इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। अगर कोई पूछे कि बताओ वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी जब हम स्विच ऑन करेंगे, तो सो वैल्यू ऑफ करंट आफ्टर स्विच इज टर्न्ड ऑन, तो इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हो, आफ्टर स्विच इज टर्न्ड ऑन, मान लो कहा जाए कि स्विच टर्न ऑन करने पर कितना करंट फ्लो करेगा, तो हमारा जो आंसर है वो ये हो जाना चाहिए। बेसिकली ओम्स लॉ लगाएं तो आंसर कहता है कि भाई 20 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आप मतलब किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा और सभी लोग कहोगे कि यार 5 एम्पियर करंट जाएगी इसके। बट ये 5 एम्पियर करंट क्या इमीडिएटली आएगी, मतलब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे क्या तुरंत 5 एम्पियर करंट आ जाएगी इसमें? इसका आंसर है कि ये चीज नहीं होगी, करंट तुरंत 5 एम्पियर नहीं हो पाएगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम स्विच ऑन करेंगे और करंट की वैल्यू ऑल ऑफ सडन 0 से 5 हो जाएगी, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करंट कैन नॉट बी 0 to 5 इमीडिएटली, वो कुछ टाइम लेगा। उसी स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर लिखा है, डिलेज द ग्रोथ ऑफ करंट। ये 5 एम्पियर आने में कुछ टाइम लग जाएगा आपको, इतनी जल्दी से ये 5 एम्पियर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 एम्पियर करंट इसमें स्टैब्लिश होने में। और ये जो टाइम लग रहा है 5 एम्पियर करंट को स्टैब्लिश होने में, उस वो टाइम, उसका रीजन कहा जा रहा है कि ये जो लूप है ये करंट की ग्रोथ को
अपोज करेगा, करंट की ग्रोथ को रेजिस्ट करेगा, क्योंकि करंट की ग्रोथ रेजिस्ट करेंगे। जब करंट की ग्रोथ को रेजिस्ट करेंगे तो इनडायरेक्टली हम किसको रेजिस्ट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को रेजिस्ट करने का मतलब हम यहाँ पर फ्लक्स को चेंज होने से अपोज करना चाहते हैं, और यही मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा है। तो आज पूरा जो लेक्चर होगा यार, पूरा लेक्चर इसी इसी सिंगल स्टेटमेंट के ऊपर काम करेगा हमारा पूरा लेक्चर, कि इंडक्टेंस की वजह से किसी भी सर्किट की करंट, इंडक्टेंस की वजह से किसी भी सर्किट में जो करंट होगा वो डिले होता है, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम लगता है करंट को उस वैल्यू तक रीच करने में। इसी का पूरा पूरा टॉपिक भी आएगा आपका, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। LR सर्किट के नाम से पढ़ेंगे इसको, LR सर्किट के नाम से, ठीक है। तो उसके पहले इंडक्टेंस की हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लें, उसके बाद बताते हैं आपको कि ये हमारा किसी भी सर्किट का नेचर रहेगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी सर्किट का नेचर ये है, दुनिया का कोई ऐसा सर्किट नहीं होगा जिसके पास ये नेचर ना हो। हर एक सर्किट स्विच ऑन होने के बाद करंट की ग्रोथ को हमेशा ही अपोज करेगा। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है हमारे पास, सिंगल सर्किट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इस नेचर को फॉलो ना करता हो। ईच एंड एवरी सर्किट व्हेन टर्न्ड ऑन रेजिस्ट द ग्रोथ ऑफ करंट, ईच एंड एवरी सर्किट। और इसी रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बता दें आपको, सेल्फ इंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस में डिफरेंस समझो आप। रेजिस्टेंस के नाम से ही रेजिस्टेंस है उसमें, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है जरा ये देख लो, वरना लोगों को ऐसा लगता है कि यार दोनों एक ही चीजें हैं। इंडक्टेंस क्या है और रेजिस्टेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा समझो और बताओ। अगर आप में से किसी को आइडिया है, तुम में से किसी को भी कोई थोड़ा सा आइडिया हो कि इंडक्टेंस में और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट एंड इंडक्टेंस ऑफ सर्किट, इन दोनों में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में और इंडक्टेंस ऑफ सर्किट में अगर हमसे कोई कहे कि डिफरेंस समझाइए कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कोई आइडिया हो तो आप बताओ, आप समझाओ अगर किसी को आइडिया हो, कोई कुछ बोलना चाह रहा हो इसमें कि इंडक्टेंस ऑफ सर्किट में और रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट में किसी को कोई डिफरेंस मालूम हो या समझ आ रहा हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और कोई बताएं भाई। मैं दो डिफरेंस मैं फिर से बोल रहा हूँ आपसे, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्या चीज है। देखिए, किसी भी सर्किट में आप स्विच ऑन करोगे, अच्छा बिल्कुल ठीक है, आर्यन ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस है, हाँ आर्यन, रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो करने को अपोज करता है, उसमें हिंड्रेंस है, ठीक है जी उत्कर्ष। रेजिस्टेंस जो है वो कहा जाता है कि ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट को। और इंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है कि ये करंट की ग्रोथ को अपोज करेगा। मतलब ये सिर्फ एक टेम्परेरी डिले होगा, एक टेम्परेरी डिले। कहने का मतलब ये है कि ये जो करंट 5 एम्पियर है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ क्या है, थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा तो बेटर समझ पाओगे। ये 5 एम्पियर करंट आएगा, लेकिन अगर मैं इसको करंट और टाइम के एक्सेस पर प्लॉट करके देखूं ना, तो ऐसा नहीं है कि स्विच ऑन करते ही आप 5 एम्पियर पहुंच जाओगे। ये करंट 5 एम्पियर तक धीरे 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 राइज करेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते 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 और फिर ये 5 एम्पियर, अल्टीमेटली 5 एम्पियर करंट आएगी, लेकिन अच्छा खासा टाइम उसमें लग जाएगा। तो करंट की ग्रोथ को रोक रहे हो आप, करंट की ग्रोथ को रोक रहे हो, ये इंडक्टेंस है। और करंट को रोकें अगर हम, यानी करंट की फ्लो को ही अपोज कर दें कि करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो वो चीज आप कह रहे हो कि ये रेजिस्टेंस है। एक बार करंट 5 एम्पियर पर मेंटेन हो जाएगी ना, एक बार करंट 5 एम्पियर पर आकर के कांस्टेंट हो जाए, यानी कि उसके अंदर फर्दर ग्रोथ बंद हो जाए,
करंट की ग्रोथ बंद हो गई, अब वो और आगे ग्रो नहीं करेगा, तो उस टाइम पर आप कहोगे कि अब इंडक्टेंस यहां से डिसअपियर हो जाएगा। नाउ इंडक्टेंस डिसअपियर है क्योंकि एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगी है अब, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, रेजिस्टेंस स्टिल प्रेजेंट। फिर से समझा दे रहा हूं आपको इन दोनों में डिफरेंस, क्योंकि लोगों को लगता है कि दोनों एक ही बातें हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। स्विच ऑन करने पर 5 एम्पियर करंट पहुंचने में जो समय लगा आपको, ये इंडक्टेंस की वजह से लग रहा है। 5 एम्पियर तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा, डिले हो गए आप, तो ये जो डिले हुआ है 5 एम्पियर तक पहुंचने में करंट को, ये इस लूप का इंडक्टेंस है। लेकिन 5 एम्पियर की करंट से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं हम, 5 एम्पियर पे ही क्यों रुक गए, उसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट की एक लिमिट सेट करेगा। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट की लिमिट सेट कर दो कि करंट इस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, ये रेजिस्टेंस है। ये करंट की लिमिट को डिफाइन करेगा, लेकिन उस लिमिट तक कितनी जल्दी पहुंचेंगे, ये सर्किट का इंडक्टेंस हुआ। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। रेजिस्टेंस करंट की वैल्यू को डिफाइन करेगा कि कितना करंट इस सर्किट में आने वाला है, कितने एम्पियर का करंट इस सर्किट में आएगा, ये उस सर्किट का रेजिस्टेंस बताएगा। और वो करंट कितनी जल्दी आएगा या फिर कितनी देर में आएगा, ये चीज उस सर्किट की इंडक्टेंस है। इसको अब कहीं पर क्लियर करके आराम से लिख लीजिएगा। ये दो पॉइंट बता रहे हैं आपको। एक बार वो वैल्यू करंट की रीच कर गए रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब यहीं पर मैं 4 ओम की जगह अगर 4 ओम की जगह मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है, 10 ओम रेजिस्टेंस, सपोज करो यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस होता, तो 10 ओम के रेजिस्टेंस में अगर हम 20 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, तो हम सबको पता है कि 20 वोल्ट और 10 ओम, तो इस सर्किट की करंट 2 एम्पियर की होगी, ठीक है। लेकिन उस 2 एम्पियर को पहुंचने में जो समय लग रहा है, वो फिर से इंडक्टेंस है। वो 2 एम्पियर इमीडिएट नहीं होगा, उसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगेंगे, मिली सेकंड्स लगेंगे, नैनो सेकंड्स लगेंगे, लेकिन जितने भी सेकंड्स लगेंगे उस 2 एम्पियर तक पहुंचने में आपको, वो इस सर्किट का इंडक्टेंस की वजह से हो रहा है। लेकिन 2 ही एम्पियर तक क्यों पहुंचे आप, ये रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको ये मेरे ख्याल से कि भाई रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ता है यार। रेजिस्टेंस ऑफ लूप वो डिफाइन कर देगा आपको, इट विल ऑलवेज डिफाइन लिमिट ऑफ करंट इन द सर्किट, कितना करंट होना है, लिमिट ऑफ करंट डिफाइन करेगा। और जो इंडक्टेंस ऑफ लूप है, वो ये बताता है हाउ सून द करंट, हाउ सून द करंट अटेन्स द लिमिट, अपनी लिमिट पर वो कितनी जल्दी आ जाएगा, अटेन्स द लिमिट ऑफ करंट। तो हम लोग आज सेकंड वाला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना है आपको, सेकंड वाली प्रॉपर्टी पढ़नी है, इंडक्टेंस। और इसको हम लोग एक अल्फाबेट एल से डिनोट करेंगे, इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस को, और म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सिंबल यूज करेंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल डायमेंशन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये डायमेंशन नहीं है, लेंथ वाली डायमेंशन से कंफ्यूज हो जाते हैं कई लोग, तो ये लेंथ का डायमेंशन नहीं है, सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल है ये। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल एम, इसको मास की मतलब यूनिट डायमेंशन से कंफ्यूजन में मत डालिएगा कि एल और एम डायमेंशन है, ये सिंबल्स हैं इनके। चलो, तो अब आप क्या करोगे, इंडक्टेंस को डिफाइन करते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई, इंडक्टेंस किसी सर्किट का क्या होता है ये समझ में आ रहा है, जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा कि इंडक्टेंस क्या है। अब इंडक्टेंस को मैथमेटिकली किस तरीके से देखा जाता है ना, ये समझो आप। इंडक्टेंस की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मतलब मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो इंडक्टेंस एल ऑफ अ लूप, किसी भी लूप की इंडक्टेंस की बात करें अगर, तो मैथमेटिकली इंडक्टेंस ऑफ अ लूप इज गिवन एज
रेशियो होता है ये फ्लक्स उस लूप में कितना जा रहा है, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एरिया ऑफ लूप एंड डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन दैट लूप, करंट इन द लूप। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है सेल्फ इंडक्टेंस की। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से मेजर करेंगे, ठीक है जी, फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया ऑफ लूप डिवाइडेड बाय करंट इन द लूप। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कौन प्रोड्यूस करेगा, ये भी एक क्वेश्चन मार्क आता है कि किसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर। हम लोग किसके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं और किसके मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालने की बात कर रहे हैं। तो एरिया तो हमें लूप का लेना है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो यही चीज मेरे को डिफरेंशिएट करती है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को, कि अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं तो दिस इज फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एरिया ऑफ लूप ड्यू टू करंट इन द लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उस लूप में जो करंट है उसकी वजह से, किसी और की मैग्नेटिक फील्ड नहीं, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की जो फ्लक्स होगी, खुद के मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्स, तभी नाम सेल्फ इंडक्टेंस है। और किसी और का मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे तो हम इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से पढ़ेंगे, तब भी यही डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन तब भी यही होगी, बट हम यहाँ पर सिर्फ ये कह देंगे ड्यू टू करंट इन अदर लूप। तो यहाँ कैपिटल एल की जगह वो कैपिटल एम हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा वो। अभी के लिए ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सिंबॉलिकली आप इसको फाई डिवाइडेड बाय आई, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू फ्लक्स अपॉन करंट, ये कहोगे फाई अपॉन आई, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। एंड यूनिट वगैरह ऑब्वियसली यहाँ से देखोगे तो ये फ्लक्स वेबर में होता है और डिवाइडेड बाय करंट यानी एम्पियर। इसको हेनरी से डिनोट करेंगे, डिराइव्ड फॉर्म में हेनरी कैपिटल एच लिखेंगे इसके लिए सिंबल। सो हेनरी इसका नाम लिखेंगे, है ना, यूनिट फॉर द इंडक्टेंस, और वेबर अपॉन एम्पियर है। इसकी डायमेंशंस भी निकाल सकते हो आगे यूनिट एंड डायमेंशंस के हिसाब से सेल्फ इंडक्टेंस। मैं फिर यहाँ पर बोल दूं कि दुनिया में कोई भी सर्किट होगा, एवरी लूप, लूप मतलब सर्किट, एवरी लूप और सर्किट हैज इंडक्टेंस। स्मॉल और लार्ज वो डिपेंड करेगा कि सर्किट कैसा है, बट होगा जरूर। ऐसा कोई भी सर्किट नहीं है जिसमें इंडक्टेंस नहीं होगा, कम हो या ज्यादा हो लेकिन होगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छा है ये बहुत अच्छी चीज है। मतलब इंडक्टेंस जो है वो बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है। इंडक्टेंस होना चाहिए सर्किट्स के अंदर, अदरवाइज अगर करंट की ग्रोथ को डिले ना किया जाए तो अचानक से करंट फ्लो कर जाएगी किसी भी सर्किट पे, और कोई भी सर्किट में अगर अचानक से करंट फ्लो हो गई तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये इंडक्टेंस पॉजिटिव चीज है, ठीक है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया इंडक्टेंस का, तो इसको आज हम लोग अभी यूज करना सीख ले कि हम सेल्फ इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। नहीं सूरज, सेल्फ इंडक्टेंस का हीट लॉस से कोई लेना देना नहीं है, मैं फिर बता दूं। देखिए, हीट हीट लॉस का लेना देना रेजिस्टेंस के साथ है। अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो होना है ये भी रेजिस्टेंस डिसाइड करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता है। रेजिस्टेंस की वजह से करंट एक लिमिट के ज्यादा नहीं हो सकती, एक लिमिट से ज्यादा करंट सर्किट में नहीं फ्लो कर सकती। इट इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस। मतलब ऐसा नहीं है कि लिमिट लेस करंट आप किसी सर्किट में फ्लो करा दोगे, इनफाइनाइट करंट किसी सर्किट में फ्लो करा दोगे, ये नहीं हो सकता। ये रेजिस्टेंस की वजह से ये काम नहीं होगा। बट जो भी आप करंट की लिमिट सेट करोगे उसको भी पहुंचने में जो समय लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो सर्किट का इंडक्टेंस है, सर्किट का इंडक्टेंस। चलो पहले इंडक्टेंस कैलकुलेट करके देखते हैं, फिर आगे समझाते हैं आपको, है ना। तो मैं कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस पहले करते हैं और उसके बाद समझेंगे इसको। ये बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर वैसे समझा जाए तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस बहुत अच्छा टॉपिक है। सबसे पहले स्मॉल प्लेन कॉइल,
फॉर द स्मॉल प्लेन कॉइल, इसके लिए करते क्या होगा? स्मॉल प्लेन कॉइल, कॉइल है ना, स्मॉल प्लेन कॉइल, इसका क्या मतलब हुआ? छोटा सा सर्कुलर लूप है ना, एक छोटा सा सर्कुलर लूप ऐसे मान ले करके, और उसमें नंबर ऑफ टर्न है, मतलब ऐसे करके आप मान सकते हो कई सारे नंबर ऑफ टर्न है, तो कुछ n टर्न मान लो, इसमें n टर्न्स हैं इसके अंदर। और प्लेन कहने का मतलब ये हुआ, प्लेन कॉइल कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी थिकनेस नेग्लेजिबल है, इसकी थिकनेस को आप नेग्लेक्ट करोगे, थिकनेस ऑफ कॉइल नेग्लेजिबल थिकनेस है, ठीक है। तो जीरो थिकनेस का आप मान सकते हो कि लगभग थिकनेस इसकी जीरो है, दैट इज मीनिंग ऑफ द प्लेन कॉइल। और स्मॉल मतलब इसका रेडियस काफी छोटा है, रेडियस बहुत ज्यादा छोटा है इसका, नेग्लेजिबल है। और इसके अंदर हम कुछ करंट आई फ्लो करा रहे हैं, मान लो इसके अंदर कोई आई करंट फ्लो कर रहा है, तो अब इसकी सेल्फ इंडक्टेंस को इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से निकालना है आपको कि सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स और करंट का रेशियो होगा। तो फ्लक्स के लिए पहले मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स तो बाद में आएगा ना, पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे। तो ये जो करंट आई फ्लो कर रहा है सर्कुलर लूप के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस करंट आई की वजह से सेंटर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, करंट आई की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्रीवियस चैप्टर था, किसी भी सर्कुलर लूप की वजह से उसके सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ रेडियस मैग्नेटिक फील्ड बाय अ करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। बट ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर वाले पॉइंट पर होगी। और फ्लक्स निकालना है मुझे इसके पूरे एरिया से, इसका जितना एरिया है इस पूरे एरिया से फ्लक्स फाइंड करना है आपको, इस पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास करेगा वो निकालना है। तो पूरे एरिया से फ्लक्स निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि बाकी जगह पर क्या मैग्नेटिक फील्ड है। सेंटर पर तो इतनी है, सेंटर के अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वहां पर भी तो मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए मुझे, ये मालूम होना चाहिए कि बाकी के पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर स्मॉल लूप मान लिया है। स्मॉल कहने का मतलब है कि हमने उसके साइज को नेग्लेक्ट कर दिया है, साइज ऑफ लूप नेग्लेक्ट कर दिया है, ताकि हम एक, हाँ जी अंबर, एक अप्रोक्सीमेशन ये मान सके कि जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे है लगभग वही मैग्नेटिक फील्ड बाकी सारे पॉइंट्स पर भी है, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मान लें। इसके लिए मैंने यहाँ पर स्मॉल वर्ड यूज किया है कि देयर स्मॉल कॉइल है। तो स्मॉल करने की वजह से बेसिकली आपका एक एडवांटेज है दैट मैग्नेटिक फील्ड बी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी यूनिफॉर्म। अदरवाइज प्रॉब्लम हमारे लिए इंटीग्रेट करने की हो जाती है। तो अभी हमको इंटीग्रेशन करने से बच गए हम लोग, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई, सो म्यू नॉट आई बाई 2r। बट एक और चीज समझो यहाँ पर, ये जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, दिस इज द फील्ड, यू कैन से दिस इज फील्ड बाय वन लूप, एक लूप की वजह से होगा। इतना ही करंट दूसरे लूप के अंदर भी होगा, उतना ही करंट तीसरे लूप के अंदर भी होगा, है ना। सारे सबके अंदर तो सेम करंट होगी ना, अगर यहाँ पर आई करंट है तो अगले वाले में भी आई होगा, उसके अगले वाले में भी आई होगा, और ये सब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। पहला वाला लूप अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो दूसरा वाला लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तीसरा वाला लूप भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो कुल मिलाकर के जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनटू कैपिटल एन हो जाएगी। अब ये यूनिटरी मेथड आप इसलिए लगा पा रहे हो क्योंकि हम लोगों ने इसकी थिकनेस को जीरो मान लिया है। थिकनेस जीरो ना होती तो फिर ये कह पाना कि सबके मैग्नेटिक फील्ड आइडेंटिकल मिलेंगे, ये नहीं हो पाता। इसलिए सेकेंड वर्ड आपका यूज किया जा रहा है, प्लेन वर्ड। प्लेन वर्ड करने की वजह से आप कह सकते हो कि ऑल लूप्स क्रिएट सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये इसकी वजह से। तो कुल मिलाकर के ये आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया यार, इतना टोटल मैग्नेटिक फील्ड हुआ, दिस इज टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरी वैल्यू नेट फील्ड हो गई, नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो। अब नाउ मल्टीप्लाइड बाय एरिया, फील्ड मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया पाई आर स्क्वायर, फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए।
अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि जो फ्लक्स हम फाइंड आउट करेंगे ना, उसमें पाई आर स्क्वायर एरिया ऊपर वाले लूप का होगा, पाई आर स्क्वायर एरिया नीचे वाले लूप का होगा, क्योंकि कई सारे लूप हैं। तो इस लूप के लिए फ्लक्स होगा, फिर अगले वाले लूप के लिए फ्लक्स होगा, फिर अगले वाले लूप के लिए फ्लक्स होगा। तो एक बार फिर से एन मल्टीप्लाई होगा। इसको ध्यान से देखना, वरना एक एन हमेशा रह जाएगा आपकी तरफ से। स्टूडेंट्स की साइड से एक एन हमेशा कम मिलता है। ये दो एन क्यों आ रहे हैं, इसका रीजन समझो आप। एक बार एन आ रहा है क्योंकि हर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देगा, हर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन देगा, इसलिए एन आएगा। और हर एक लूप फ्लक्स में भी कंट्रीब्यूशन देगा, इसलिए दोबारा एन आएगा। मतलब बी मल्टीप्लाइड बाय ये जो एरिया वाला फैक्टर है, नेट फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, फ्लक्स आप फाइंड करने के लिए। तो दो बार एन आएगा, इसको हमेशा ध्यान रखना। ज्यादातर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जल्दबाजी के चक्कर में वो एक एन को मिस कर जाते हैं और पूरा आंसर पूरा स्पॉइल करके चले आते हैं, अपना रिजल्ट ही पूरा खराब करके चले आते हैं। सो दिस इज टोटल फ्लक्स एंड डिवाइडेड बाय, फ्लक्स डिवाइडेड बाय जो डेफिनेशन है उसको करंट से डिवाइड करेंगे, फ्लक्स डिवाइडेड बाय दिस करंट आई, और अब जो भी आपका आंसर आ जाए ये इसके लिए कैपिटल एल यानी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस यहाँ पर हो गया म्यू नॉट, करंट डिवाइड हो गया तो करंट चला जाएगा इसमें से, म्यू नॉट पाई आर एन स्क्वायर, एक आर भी चला जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्मॉल प्लेन कॉइल। इसको ध्यान रखिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ स्मॉल प्लेन कॉइल। एन स्क्वायर काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, लगता है हम लोग को जानते हो, क्योंकि हम लोग तो अपने आप को हमेशा जेम्स बॉन्ड समझते हैं ना, हम लोग को लगता है कि हमसे बड़ा तो फिजिसिस्ट कोई है ही नहीं। तो हम लोग एक गलत फहमी के चक्कर में, और ये कह लो कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये वाली गलती करेंगे ही करेंगे, बार बार होती है गलती। मतलब अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है एन स्क्वायर उनके आंसर में नहीं आता है, उनके आंसर में सिर्फ एन आता है। वो अलग बात है कि बाद में पीछे से आंसर देख करके जुगाड़ कर लेते हैं वो कि एक एन कहाँ चला गया, बट वो एग्जाम टाइम पर तो नहीं हो पाएगा ना कि आपके पीछे आंसर की लगी होगी, कोई किताब तो है नहीं वहां पर। तो ये एक रिजल्ट है प्लेन क्वाइल का। मैं यहाँ पर दो बार फिर से बोलता हूँ, पहला वाला एन इसलिए है कि हर एक लूप मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में अपनी कंट्रीब्यूशन देता है, और दूसरा वाला एन इसलिए है कि हर एक लूप का अपना पाई आर स्क्वायर एरिया होगा। तो हर एक लूप से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जब इसमें से भी पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बीच वाले से भी पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऊपर वाले से भी पास होगी, तो कुल मिलाकर के सभी से फ्लक्स बनेगा। और अगर इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन दिखाने को दिया जाए, इस फिगर में अगर कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ड्रॉ करके दिखाओ मुझे, तो ये सर्कुलर लूप है, इसको मैंने पहले भी ड्रॉ करा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्किल की एक्सिस के अलोंग तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, और बाकी मैंने पहले भी दिखा चुके हैं कि ये डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं, ऐसे ये लाइंस डाइवर्स कर रही होती हैं इस तरीके से, और आगे क्लोज लूप भी बनाती हैं। तो ये जो भी लाइंस हैं ये क्लोज लूप बना करके वापस आती हैं, ये इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, वैसे पहला एग्जाम्पल था इसलिए थोड़ा सा टाइम दिया है, और अब धीरे धीरे फास्ट करेंगे इसको। अब प्लेन कॉइल के बाद ना, अब आप मुझे सेल्फ इंडक्टेंस, सेकंड नंबर है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनाइड, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा, एक लॉन्ग सोलेनाइड की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो इसमें मैं वो सिलेंडर ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ कॉइल दिखाएंगे आपको। तो लॉन्ग सोलेनाइड में आप ऐसे करके कॉइल्स होती हैं, ठीक है। और एक सोलेनाइड का वीडियो मैंने अपलोड किया है, एक्चुअली आप देखोगे तो वहां से आपको ना रियल पिक्चर सोलेनाइड की दिख जाएगी। उस वीडियो में एक एरोडोव की प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपलोड है, उसमें बहुत क्लोज करके मैंने उसका व्यू दिखाया है कि सोलेनाइड के कॉइल्स किस तरीके से होते हैं। कॉपर की कॉइल्स होती हैं, वो ज्यादा आपको क्लियर विजिबिलिटी देगा और अच्छी क्लैरिटी आएगी समझने में। इस टाइप से कॉइल्स हैं, इसमें करंट अगर हमने मान लो आई फ्लो कराया है, इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं स्मॉल आर, लेंथ इसकी एल मान लें।
अब हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर लॉन्ग सोलेनोइड कहते हैं और उसके बावजूद भी लेंथ दिखाते हैं, तो इसका पर्पस ये होता है, लॉन्ग बोलने के साथ लेंथ दिखाने का मतलब होता है कि लेंथ बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस पार्ट, रेडियस के सामने जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है। तो चेक करो इसका क्या आंसर आएगा यार, इसका ना सेल्फ इंडक्टेंस कितना आएगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये पता करना होता है कि इस करंट की वजह से किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पहला काम ये करोगे कि जो करंट है इसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसका आइडिया होना चाहिए। मतलब बायट-सेवर्ट लॉ वाला चैप्टर या फिर एम्पियर लॉ वाला चैप्टर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपका, अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कैसी होंगी और कौन सी डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपसे कि ये जो करंट जाएगा ये वापस ऐसे करके ना सर्कुलर फॉर्म में ऐसे चलेगा। तो राइट हैंड फिंगर्स के अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो ये लेफ्ट साइड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेंगी। इसको एक बार कंफर्म करिएगा अपने लेवल पर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगी और आइडियल सोलेनोइड के बारे में मैंने पहले भी कहा हुआ है और फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब ये न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल के लिए, वैसे नहीं। न्यूमेरिकल्स के टाइम पर हम लोग क्या करते हैं, जब लॉन्ग सोलेनोइड होती हैं तो हम ये मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसके खाली अंदर की साइड होती है, इनसाइड में म्यू नॉट स्मॉल एन और आई, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और आइडियल सोलेनोइड के आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आती। आती है मतलब प्रैक्टिकली आउटसाइड पर भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, प्रैक्टिकली आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, बट बहुत ही कम मैग्नीट्यूड की होती है। तो न्यूमेरिकल करते वक्त हम ये मान लेते हैं कि आउटसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड लगभग जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ अंदर है, यूनिफॉर्म है, मी नॉट एन आई है, आउटसाइड कोई फील्ड नहीं है। ये सब आपका एक न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन है सब। नहीं सात्विक ठीक है, करंट की डायरेक्शन पलट देंगे, वो चेक कर लीजिएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर आएगा या फिर इधर आएगा, वो डिपेंड करता है आप डायग्राम को किस तरीके से देख रहे हो, जो भी होगा। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनोइड के पैरेलल होती है, एक्सिस के पैरेलल। नहीं तो सूरज भाई तो बोलना कि जो एज इफेक्ट है और बाकी सारी इफेक्ट है वो नेग्लेक्ट की जा रही है, ये हमारा न्यूमेरिकल के हिसाब से है। बट अगर आप प्रैक्टिकली पूछोगे ना तो प्रैक्टिकल सिनेरियो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं, प्रैक्टिकली ये लाइंस डाइवर्स करती हैं ऐसे। मतलब अगर हम लोग रियल की बात करें कि एक्चुअल सिनेरियो क्या होता है, तो एक्चुअल सिनेरियो में थोड़ा सा फर्क है। एक्चुअल सिनेरियो में सोलेनोइड जब लेंगे, और वो हमारे पास आएगा नहीं सिलेबस में, उसके लिए आप निश्चिंत रहो, वो कभी नहीं आएगा। तो एक्चुअल सिनेरियो में अगर हमसे कोई कहे कि सोलेनोइड में किस तरीके की लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरीके की सोलेनोइड में दिखानी चाहिए मेरे को, अगर एक्चुअल कंडीशंस में कहा जाए, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। सेंट्रल पोर्शन पर तो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी आपको, सोलेनोइड के बीच वाले पोर्शन में तो लगभग स्ट्रेट लाइन होंगी, लेकिन उसके बाद ये बार मैग्नेट की तरीके से ना डाइवर्ज करके आती है, बार मैग्नेट की तरह से ये ऐसे होती हैं अकॉर्डिंग टू बार मैग्नेट टाइप। और ये लाइन बाहर से क्लोज लूप बनाएगी, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, बट बहुत ही कम इंटेंसिटी की होती है, इसलिए जीरो मान लेते हो आप। ऐसे इस तरीके से सोलेनोइड की लाइंस होती हैं। एक्चुअल में किसी सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, मतलब एंड पे आते आते वो डाइवर्ज कर जाती हैं, एंड पे आते आते मैग्नेटिक फील्ड की लाइन डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जिंग लाइंस होंगी एंड पे आकर के, और इसको हम एज इफेक्ट का नाम देते हैं। तो ये हम लोगों ने इग्नोर किया हुआ यहाँ पर इस क्वेश्चन में, एज इफेक्ट को आप इग्नोर करते हो। एज इफेक्ट का मतलब होता है कि नियर द एंड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्ज कर जाए। और एक और चीज, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड काफी लो होती है, बहुत कम वैल्यू की होती है, तो उसको हम लोगों ने ऑलमोस्ट जीरो मान लिया। ये सारा काम हमें इसलिए करना पड़ रहा है, अदरवाइज कैलकुलस काफी टफ वाली आएगी। तो टफ कैलकुलस आए, इससे बचने के लिए हम लोग ये सारे अप्रोक्सीमेशन मानते हैं, ताकि हमें कैलकुलस कम यूज करनी पड़े और हमारे को सिंपल तरीके से आंसर मिले। चलो अभी फिलहाल इसके इतने अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर अगर मुझे इसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना हो, तो फ्लक्स और करंट का रेशियो, तो पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स के लिए मी नॉट एन आई है, मी नॉट एन आई ये हम लोग ऑलरेडी
जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग सोलेनॉइड की वजह से म्यू नॉट एन आई है, स्मॉल एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और मल्टीप्लाइड बाय, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये इस पाई आर स्क्वायर एरिया से क्रॉस करेगा, अगले वाले पाई आर स्क्वायर एरिया से भी क्रॉस होगा, अगले वाले पाई आर स्क्वायर एरिया से भी क्रॉस होगा, इस पाई आर स्क्वायर एरिया से भी जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन टोटल कितने एरिया से क्रॉस कर रहा है? पाई आर स्क्वायर एरिया यहाँ पर, 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 इस तरीके से सारे एरियाज को क्रॉस करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो टोटल कितना एरिया है जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पास हो रही है? तो उसका आंसर हो गया पाई आर स्क्वायर, और कितने नंबर ऑफ टर्न टोटल इसमें है उनको, टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय इसकी टोटल लेंथ यानी कि एल करना होगा। एक बार ध्यान रखना, फिर से यहाँ पर ये एल, एक बार फिर देखना एन स्क्वायर आएगा। ये एक चेक पॉइंट होता है इंडक्टेंस के आंसर में, हमेशा एन का स्क्वायर मिलना चाहिए। किसी भी सिस्टम के इंडक्टेंस में अगर आपको एन स्क्वायर नहीं मिल रहा तो कुछ गलती कर गए हो आप, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। और फ्लक्स के टाइम पर यहाँ पर मैं फिर बोल दूं कि फ्लक्स की जब हम बात करते हैं तो फ्लक्स का मतलब होता है आपको वो टोटल एरिया चाहिए होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हुए जाएंगी। तो हम इस पाई आर स्क्वायर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, इस पाई आर स्क्वायर को क्रॉस कर रहे हैं, इस पाई आर स्क्वायर को क्रॉस कर रहे हैं, इन सब को ऐड करेंगे तो हमको टोटल एरिया मिलेगा यहाँ पर। नाउ डिवाइडेड बाय करंट आई, फ्लक्स अपॉन करंट, तो फाइनली आपका ये करंट वाला फैक्टर चला जाएगा और सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू लेंथ, ये बन जाएगा कुल मिलाकर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले की होती है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी ही इंपॉर्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस में सोलेनॉइड के इंडक्टेंस वाले फॉर्मूले की है। मतलब ये आपको पता भी नहीं चलेगा और बार बार आपके सामने प्रकट होते जाएंगे ये, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ आइडियल लॉन्ग सोलेनॉइड। आइडियल मैं बोल दे रहा हूँ, आइडियल होने की वजह से अब, और आइडियल अप्रोक्सीमेशन तो हम लोग फिजिक्स में कई बार लेते हैं, आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल कैपेसिटर, तो कई सारी अप्रोक्सीमेशंस लेकर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये हो गया ना। अभी थोड़ा सा ना इन दो डेरिवेशंस के बाद आपसे ना कुछ एक पॉइंट मेरे को पूछना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही होगा, डज सेल्फ इंडक्टेंस, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, डज सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन करंट इन द लूप, कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, क्या ये उस पर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो कहती है कि इट इज फ्लक्स अपॉन आई, फ्लक्स बाई आई। तो क्वेश्चन यही है कि क्या सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू इस आई के ऊपर डिपेंड करेगा कि वैल्यू ऑफ आई कितनी ली जा रही है? ठीक है, तो अगर आपने दो डेरिवेशंस को देखो तो इन दो डेरिवेशंस के में क्या होता है कि एक्चुअली न्यूमरेटर में भी आई का टर्म आता है, न्यूमरेटर में भी आई होता है और डिनोमिनेटर में भी आई होता है। तो जब आप डिराइव करते हो तो ये आई और ये वाला आई सेम आई है, कैंसिल आउट कर जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी देखोगे तो न्यूमरेटर में जो आई है और जो डिनोमिनेटर में आई है ये फिर से कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये दोनों आई कैंसिल करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूमरेटर का जो फ्लक्स देख रहे हो इसमें एक हिडन फॉर्म में करंट है, यहाँ पर एक करंट है जो हिडन फॉर्म में है, हम अभी हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेरिवेशंस करेंगे तो ऊपर भी आई का टर्म आएगा और नीचे भी आई का टर्म है, वो आई और आई कैंसिल कर जाएंगे और आंसर क्या देना पड़ेगा आपको, डज सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द करंट इन लूप। तो इसका एक क्लियर आंसर होगा नहीं, ये डिपेंड नहीं करेगा, दैट इज नो। तो अब सेल्फ इंडक्टेंस का करंट से कोई मतलब नहीं है, तो फिर किससे मतलब है? अगर करंट से मतलब नहीं है तो फिर किससे मतलब है? करंट से अगर मतलब नहीं है तो ये किस चीज से मतलब है? एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि भाई जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना वो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है।
एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फ्लक्स इक्वल्स टू एल आई है, एंड दिस एल इज like a proportionality constant. It is like a constant value, proportionality constant. यानी कि आप ये कहोगे कि फ्लक्स proportional to I है, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि if current in the loop is increased, मान लो करंट इन द लूप इंक्रीज कर दें हम, तो फ्लक्स इन लूप वो भी इंक्रीज कर जाएगा एज अ रिस्पॉन्स। मतलब करंट बढ़ाओगे तो उसका रिस्पॉन्स ये मिलेगा आपको कि फ्लक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। करंट बढ़ाइए, फ्लक्स बढ़ेगा एज अ रिस्पॉन्स। मतलब ये अगर आपने करंट इन द लूप बढ़ाया, यानी ये हमने एक्शन लिया, तो इस एक्शन का रिस्पॉन्स ये होगा कि फ्लक्स बढ़ जाएगा, और इन दोनों का जो रेशियो बनेगा, यानी कि फ्लक्स अपॉन करंट का रेशियो, इट इज स्टिल अ कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सेल्फ इंडक्टेंस का करंट से कोई मतलब नहीं होता। फॉर्मूले में दिखता है आपको, फॉर्मूले में करंट लगता है, यहाँ वाले फॉर्मूले में देखने पे लगता है कि आई है, बट एक्चुअली फ्लक्स कैलकुलेट करते वक्त भी एक वैल्यू ऑफ करंट ऊपर आएगी। फ्लक्स को कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी आई का टर्म आएगा, आई और आई के टर्म आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। सो अल्टीमेटली आप ये कहोगे कि सेल्फ इंडक्टेंस लूप के करंट पर डिपेंड नहीं करता, किन चीजों पर डिपेंड करता है फिर भी? तो दो रिजल्ट्स आने के बाद ये समझ में आ गया है कि सेल्फ इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उसका आंसर है, ये जस्ट लाइक कैपेसिटर है, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर वन साइज ऑफ लूप कह सकते हो, मतलब उसकी ज्योमेट्रिकल डायमेंशन क्या है, साइज ऑफ लूप, उसमें ज्योमेट्रिकल डायमेंशन ट्रायंगल है, सर्किल है कि स्क्वायर है ना। सेकेंडली नंबर ऑफ टर्न पे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसका स्क्वायर आना बार बार नंबर ऑफ टर्न्स पे। और तीसरा कह सकते हो आप मीडियम के ऊपर है, जैसे कैपेसिटर्स होते हैं ना कि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो कैपेसिटेंस बदल जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी आगे आएगा कि मीडियम चेंज कर देंगे तो कैपेसिटेंस की सॉरी इंडक्टेंस की वैल्यूज बदल जाएंगी, क्योंकि वहां पर एक मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन है और यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन का प्रोसेस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ टर्न पे तो खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर आता है हमेशा, यानी अगर आप टर्न डबल कर देंगे तो सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स मिलेगी आपको। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू हमेशा 4 टाइम्स नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। और स्क्वायर का रीजन बता दूं क्यों होगा। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न, क्योंकि फ्लक्स के लिए, फ्लक्स में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए और एरिया भी चाहिए, बी और ए दो चीजें चाहिए। तो जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बी होगी और उतना ही ज्यादा एरिया होता चला जाएगा। आप इसमें नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते जाओ और ज्यादा एरिया ऐड होता चला जाएगा उसके अंदर। तो दोनों तरफ एन का फैक्टर ऐड होने की वजह से हमेशा ही ये एन स्क्वायर आएगा, मतलब कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है जहां पर एन स्क्वायर ना आए। इसलिए आपको अपने आंसर चेक करने के तरीके बता दे रहा हूँ। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन सब लॉजिक्स के थ्रू भी आंसर चेक हो जाता है कि एन स्क्वायर का टर्म पता चला 4 में से एक ही ऑप्शन में आ रहा खाली, तो फालतू में वहां पर टाइम नहीं खराब करना मुझे कैलकुलेशंस करके। और सोलेनॉइड के केस में तो मैं बार बार कहूंगा कि सोलेनॉइड के केस में तो बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये कैपेसिटर की तरीके से इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट बिल्कुल रट डालो, याद कर डालो, या फिर हालांकि एक लाइन लगेगा, सिर्फ 1 मिनट लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट डिराइव करने में, तो या तो याद कर लो या फिर ऑन द स्पॉट डिराइव कर लो, मर्जी आपकी है, जो आपको समझ में आता है। ठीक है, तो ये दो सेल्फ इंडक्टेंस हमने निकाले हैं, प्लेन कॉइल के और एक लॉन्ग सोलेनॉइड के। इन दो के सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किए। और भी हैं अभी, पिक्चर अभी बाकी है यहाँ पर पूरी, सेल्फ इंडक्टेंस बहुत निकालने हैं मुझे। तो देखिए, ये जस्ट लाइक कैपेसिटी, यार भाई क्या हो गया है, दिख क्यों नहीं रहा यार, ये कहाँ चला गया, आ गया, हाँ ठीक है।
देखो भाई, सेल्फ इंडक्टेंस और भी निकालने हैं, मतलब और भी चीजों पे निकालने हैं। तीसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अब ये थोड़े से एडवांस एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मैं पहले बता दूं, ये दो एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बेस्ड थे। नाउ एडवांस एग्जांपल्स देता हूँ मैं थोड़े से, कुछ एडवांस एग्जांपल्स भी हैं जिन पर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो तीसरा, टू पैरेलल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ही होगा, लार्ज लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स ऑफ करंट, इनका सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट्स ऑफ करंट का क्या होगा, चेक करके देखते हैं यार। एक ऐसे है और एक ऐसे है, मान लो दो पैरेलल इनफाइनाइट हैं, पैरेलल सरफेसेस हैं, इनफाइनाइट मान सकते हैं इनको, इनके बीच का सेपरेशन डी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरीके से है, जस्ट लाइक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां पर एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है और एक पर माइनस क्यू चार्ज होता है, तो उसकी जगह पर हम यहाँ करंट कह दे रहे हैं कि इसमें आई करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है और इसमें आई करंट वापस आ रहा है। सिमिलर टू कैपेसिटर, प्लस क्यू और माइनस क्यू की जगह दो अपोजिट करंट्स हैं, ये डायमेंशन बी है और ये डायमेंशन एल है। तो एल बाय बी की पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टी, कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट करंट, इनका सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन है। इस सिस्टम का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन है मेरा। तो सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकाली जाएगी, अब यहाँ पर ना आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी काम करेगी। आई मीन पहले दो एग्जांपल तो बोर्ड वाले एग्जांपल्स हैं, स्कूल लेवल पर भी आएंगे वो, और एग्जैक्टली वही दो एग्जांपल्स हैं अभी एनसीईआरटी और सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के सिलेबस में, इवन आईएससी में भी। बट जब जेई की तरफ बढ़ोगे आप थोड़ा सा, तो फिर हमें कुछ एडवांस एग्जांपल्स भी चाहिए होंगे। कैसे करेंगे यार, देखो, टू पैरेलल शीट्स ऑफ करंट में इंडक्टेंस की वैल्यू, स्टेप नंबर 1 हमने आपसे हमेशा कहा है, पहला स्टेप, देखिए, जब से आपने क्लास 12 स्टार्ट की है, तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हो। तो नंबर 1 पर तो आप सबसे पहले फील्ड चेक किया करो कि फील्ड किस तरफ आएगी, सबसे पहला काम तो ये कर ही लो आप। कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड, जो जैसा जो चैप्टर है, अगर आपको उसका ही आइडिया नहीं लग रहा ना, तो न्यूमेरिकल वैसे भी नहीं होने वाला, वैसे भी उसको स्किप करना है। तो इस न्यूमेरिकल में, इस आर्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा और कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत नहीं है मुझे, तो ये एक बार चेक कर लें यार कि किस किस तरफ होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। इतनी देर में आप लोगों ने चेक कर लिया होगा, हालांकि मैं, हाँ जी उत्तर सही आंसर है वैसे, इतनी देर में चेक कर लिया होगा कि बायट सेवर्ट लॉ या फिर एम्पियर लॉ कोई भी लगा देना, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अब मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा बार बार, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इस तरफ होगा, मतलब इसकी इस बी वाली एज के पैरेलल, कैपिटल बी इस तरफ होगा, पैरेलल टू एज स्मॉल बी। अब ये ना पूछिएगा कैसे होगा, क्योंकि ये पैरेलल वाला सरफेस न जाने कितनी बार डिस्कस किया जा चुका है इसको। और कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड पार्ट, कितना होगा, ये भी एक क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड पार्ट सात्विक ने भी आंसर लिखा था कुछ, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालें, तो म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन स्मॉल बी, ये कैसे हुआ ये बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन स्मॉल बी कैसे हुआ। एम्पियर लॉ वाले आर्टिकल में इनको डिस्कस हुआ था, एम्पियर लॉ वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने इन चीजों को डिस्कस किया था। बट ये कैसे आ रहा है कि जो करंट आई है ना, उसकी अगर हम फ्लो करने की डायरेक्शन को देखें, तो ये बी विड्थ से फ्लो कर रहा है, बी विड्थ से। सो करंट पर यूनिट विड्थ, जिसको हम लोग के से डिनोट कर रहे थे, वो आई डिवाइडेड बाई बी है, करंट पर यूनिट विड्थ, और म्यू नॉट के बाई टू, और इसकी तरफ से भी म्यू नॉट के बाई टू, वो दोनों ऐड होकर के ये आंसर आएगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस न्यूमेरिकल में। जिनको ना समझ में आए वो एम्पियर लॉ वाला चैप्टर एक बार दोबारा देखें,
और जहां पर इनफाइनाइट शीट्स ऑफ करंट को डिस्कस किया गया था वो दोबारा उसको देखें, एनालाइज करें। तो ये दो बातें हो गई यार, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई आपको और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो ये कौन से एरिया को क्रॉस करता हुआ जा रहा है ना, वो मैं आपको दिखा दूं, अलग से डायग्राम देखना। ये जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर आप इसको विजुअलाइज करना, अगर ये विजुअलाइज करोगे तो ये बेसिकली इस वाले एरिया को क्रॉस करेंगी, जो फ्रंट एरिया है। ये जो मैं पर्पल कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पर्पल कलर वाली लाइन से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इसको क्रॉस करके जाएंगी, ऐसे ऐसे इस तरीके से जाएंगी वो। मतलब अगर मैं अलग से डायग्राम दिखाऊं तो आप ये कहोगे कि एक ये एरिया बनेगा, सेपरेट डायग्राम दिखाएं अगर, जिसमें ये डायमेंशन डी होगी, ये वाली डायमेंशन एल होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस एरिया के से क्रॉस करके दिखाई जाएगी, इस एरिया में क्रॉस करके। अगर मैं इसको सामने से खड़े होकर के देखूं यहां से, तो मेरे को क्या व्यू दिखेगा? यहां से खड़े होकर के मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डी और एल वाले एरिया को पेनिट्रेट करती हुई दिखेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस एरिया को पेनिट्रेट करेगी वो एरिया होगा ये स्मॉल डी और इधर की तरफ एल। तो जिस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट करेगा वहीं से फ्लक्स भी क्रिएट होता है। फ्लक्स पेनिट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू अ गिवन एरिया। सो यहां पर हम फ्लक्स की अगर बात करें तो फ्लक्स लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ म्यू नॉट आई बाय बी इंटू ये एरिया एल इंटू डी, फ्लक्स। एंड देन फ्लक्स अपॉन करंट, फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट, सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो डेफिनेशन है फाई अपॉन आई, इट इंप्लाइज दैट सेल्फ इंडक्टेंस इज म्यू नॉट स्मॉल एल डी ओवर बी। देख करके भी आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला काफी हद तक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिमिलर है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी का फॉर्मूला होता है वहां पर, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो एग्जैक्टली तो वो फॉर्मूला नहीं है क्योंकि वो कैपेसिटेंस है, बट लगभग वैसा फॉर्मूला है, लगभग वैसा ही कुछ फॉर्मूला आ रहा है। एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय डी, उसी टाइप का फॉर्मूला कुछ है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू पैरेलल infinite sheets of current carrying same current in the opposite directions, ये इसके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू। तो तुम लोग को भाई ये एनालाइज करना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कौन से एरिया से वो क्रॉस कर रही है, मतलब कहां पर फ्लक्स जनरेट हो रहा है। और ये सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से नहीं होगा, मैं पहले बता दूं आपको कि फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू ए पढ़ लिया और बस अब उछलते जा रहे हैं कि हमें सब कुछ आता है। फ्लक्स को आपको रियल में समझना पड़ेगा कि फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, तभी ये सब कर पाओगे। एक फोर्थ एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स, ये भी एक बड़ा फेमस एग्जांपल है। टू लॉन्ग पैरेलल सिलिंड्रिकल वायर्स ही होंगे, टू लॉन्ग पैरेलल सिलिंड्रिकल वायर्स, इनमें सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे। तो डायग्राम तो थोड़ा सा मैं बिग डायग्राम को, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन बैठे हो आप तो भी ये डायग्राम के लिए मोटे मोटे सिलेंडर दिखाए जा रहे हैं, बट एक्चुअल में ये सिलेंडर काफी पतले सिलेंडर है। आपको डायग्राम दूर से दिख जाए, मतलब आपके स्क्रीन पर क्लियर डायग्राम दिखे, इसके लिए मैं इसको बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, इतने मोटे सिलेंडर मैंने इसलिए बनाया ताकि आप अपनी साइड स्क्रीन पर सही तरीके से देख पाओ इसे। कुल मिलाकर के ये सिचुएशन होगी, ये दो पैरेलल वायर्स है, इस वाले वायर में दोनों वायर्स के बीच में जो सेपरेशन है, मतलब इसकी जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ द वायर 1 एंड एक्सिस ऑफ द वायर 2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये कुछ डिफाइन किया गया, मान लेते हैं डी है, ये डिस्टेंस कुछ डी है। इनका रेडियस डिफाइन किया गया है सिलेंडर्स का स्मॉल ए, इनका आइडेंटिकल है, रेडियस स्मॉल ए है। और ये कहा जा रहा है इसके अंदर आई करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, कैपिटल आई, और इसके अंदर आई करंट डाउनवर्ड आ रहा है। कैपेसिटर जैसा होना चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी, जैसे कैपेसिटर्स में एक प्लस की और एक माइनस की होता है, तो वैसे यहाँ पर भी हमेशा आपको दो अपोजिट करंट्स मिलेंगी, हमेशा ही एक प्लस आई हो जाएगा और एक माइनस आई हो जाएगा। सिमिलरली कैपेसिटेंस का सिमिलर होगा ये।
चलो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, मतलब इस सिस्टम की सेल्फ इंडक्टेंस, इनकी लेंथ को हम कुछ एल मान लेते हैं, लेंथ एल है। मैं फिर बोल दूं कि ये डायग्राम पे मत जाना, मतलब डायग्राम क्लैरिटी के लिए है, एक्चुअल में ये एल बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस ए, मतलब ये नेग्लेजिबल पोर्शन है। सो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, नेग्लेक्ट फ्लक्स इनसाइड सिलेंडर, नेग्लेक्ट फ्लक्स इनसाइड सिलेंडर, ये आपसे कहा भी जा रहा है कि आप उसके अंदर का फ्लक्स नेग्लेक्ट कर दें, वो कंसिडर नहीं करना और कर भी नहीं पाएंगे, करना भी नहीं है और हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, ये भी बता दें आप। अगर वो कह भी देना कि नहीं कर कंसिडर करो तो भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ठीक है सर, ठीक है। तो इसके अंदर ना एनालिसिस करेंगे। एक्चुअल में अगर आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपका ना स्ट्रॉन्ग टॉपिक रहे और डर ना रहे इसके अंदर कोई, और फियरलेस चाहते हो बिल्कुल, तो फिर तरीका ये रहेगा, सबसे पहले ये एनालाइज करो कि इन दोनों करंट्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी जनरलाइज पॉइंट पर, तो यहाँ कोई पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है, ये कोई पॉइंट हमने यहाँ चूज किया, पहले वाले सिलेंडर से, पहले वाले सिलेंडर की एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस में। तो हम सबको पता है कि अगर एक सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है ना, सिलेंड्रिकल वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल आर। और ये वाला पोर्शन मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, ये चेक करना कि यहाँ पर दोनों वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द लेफ्ट वायर एट दिस पॉइंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द राइट वायर एट दिस पॉइंट, सेम डायरेक्शंस होंगे। हाँ जी कृष्णा, दोनों सेम डायरेक्शंस होंगे। कुछ लोग क्या होता है, करंट अपोजिट देख करके ऐसा मान लेते हैं कि फील्ड अपोजिट आएगी, करंट अपोजिट देखा और उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट हो जाएगी, जो कि ब्लंडर है। ये अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, चेक करना है, वैसे भी आपका क्विज है उसी टॉपिक पे, तो रिवाइज वैसे भी करना है तुम्हें। यहाँ पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड फ्रॉम बोथ साइड। सो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखेंगे बी, अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बी वेक्टर हो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू यहाँ पर लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 2 पाई स्मॉल आर फ्रॉम द लेफ्ट साइड वायर, प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई राइट साइड वायर की वजह से उसके एक्सिस से, उसकी एक्सिस से डी माइनस आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर डी माइनस आर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल आर आ चुका है, यानी कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ये। तो फिर हमें कैलकुलस अब यूज करना पड़ेगा, उसको अवॉइड करने का कोई तरीका है नहीं हमारे पास, हो भी नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिप चूज करेंगे, एक वायर्स के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे, वायर्स के पैरेलल एक स्ट्रिप जिसका विड्थ डी आर होगा, और ये जितना एरिया बनेगा, ये जितना एरिया बनेगा आपका, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स फाइंड करेंगे, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड की लाइन अंदर जा रही है ऐसे इनसाइड, तो इससे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगी, इन सब जगहों पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। तो ये टोटल एल इंटू डी आर, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसको मैं एज इट इज फिलहाल तो बी लिखता हूँ, आप लोग ये पूरा एक्सप्रेशन कॉपी करोगे, मतलब बी की जगह पर ये पूरा एक्सप्रेशन इंटू एल डी आर का एरिया, और ये फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा, और आर के लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए आर की लिमिट भी रखनी होगी। तो नेग्लेक्ट फ्लक्स इनसाइड द सिलेंडर, तो लिमिट यहां से स्टार्ट करेंगे सरफेस से, तो जब सरफेस से लिमिट स्टार्ट करेंगे तो ये जो डिस्टेंस स्मॉल आर है फ्रॉम द एक्सिस,
लिमिट हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, तो आर के स्टार्टिंग लिमिट हो जाएगी स्मॉल ए, सरफेस की लिमिट अप टू द सेकंड सरफेस, यहां तक का पॉइंट, सेकंड वायर के सरफेस तक की लिमिट। तो सरफेस ऑफ सेकंड वायर, यानी यहां से अगर हम इसके सरफेस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस काउंट करें, तो ये डिस्टेंस डी माइनस ए, डी माइनस ए, लिमिट्स पर ध्यान दे देना, ए से डी माइनस ए तक की लिमिट होगी। लिमिट ये है, पहले वाले के सरफेस से लिमिट स्टार्ट होगी और दूसरे वाले के सरफेस तक लिमिट जानी है। तो इस लिमिट के बीच में ए से डी माइनस ए करेंगे तो ये टोटल वैल्यू फ्लक्स की बनेगी, और फिर फ्लक्स को आप अब अपना रिजल्ट अपने आप को बनाइएगा, क्या आंसर आता है, फ्लक्स अपॉन आई, और वो सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। इंटीग्रेशन में ये दोनों लॉग सिंपल है, लॉग लॉग का इंटीग्रेशन है, लॉग के फॉर्म में आएंगे, आराम से किए जा सकते हैं, लॉग इंटीग्रेशन में आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़े से एडवांस टाइप के हैं जहां पर और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, दो ये हैं, इसके अलावा भी दो तीन एग्जांपल्स और भी हैं। टोराइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है मेरे को, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टोराइड। हाँ, प्रथम देख लो जो भी आंसर आएगा, आंसर पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अब इंटीग्रेशन करने में आप लोग क्या करते हो, ये मतलब यहाँ पर जो कैपिटल बी लिख रहा हूँ उसकी जगह ये दोनों टर्म आएंगे, तो वो लॉग का इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन लॉग में ही आएगा, बिल्कुल सही है। और तब जाकर के आप इस पैरेलल वायर का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करोगे, पैरेलल वायर की सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा चलो 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे यार, है ना, 5:14 हो रहे हैं, 5:14, तो 5:22 पे आ जाइएगा, 5:22, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के रीजॉइन करो 5:22 पे।